बिहार प्रदेश में लगातार 20 वर्ष से जो सरकार चल रही है उसने अपने आप को रिपीट किया है नीतीश यादव जी के नेतृत्व में, और इस बार फिर से बहुत भारी बहुमत से ये सरकार जो बनी है इसके लिए बिहार की जनता का तो धन्यवाद है ही, साथ ही सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इनकी सरकारों का शासन प्रशासन में जो भी कुछ जनहित के मुद्दे होते हैं उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए देश भर में लगातार जहाँ भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिलती है। तो मैं इस अवसर पर पार्टी के भी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। सर, जिस तरह से आपने 10 साल पहले ऑनलाइन सिस्टम हरियाणा में शुरू किया था, बिहार सरकार ने वो चीज अडॉप्ट की और इस इलेक्शन में पता लगा है कि लोगों को वो बहुत चीज पसंद आई और बीजेपी के फेवर में गई वो चीज। देखिए, जनता हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर के, और जब उसको द्वार द्वार भटकना पड़ता है, समस्याओं का हल हो न हो, लेकिन ये जो भटकाव होता है इससे बहुत परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों ने हरियाणा में भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हालांकि उसकी आलोचना बहुत हुई, लेकिन हम भी दृढ़ रूप से लोगों की सेवाएं उनके घर तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जिसका लाभ निरंतर हमको हरियाणा में मिला। तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी। इसी प्रकार से जो प्रदेश इस विषय व्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं उन सब प्रदेशों में जनता को बहुत सुख मिलता है और जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए की इन सरकारों की तरफ आकर्षित होती है। तो इसमें मैं एक बात और जो आज जोड़ना चाहूँगा कि उसी कड़ी में जो हमारा डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम है और जो भी व्यवस्थाएं हम बनाते हैं ताकि ऑनलाइन व्यवस्थाओं से लोगों को लाभ मिले, आज एक खुशी का अवसर ये है कि रोहतक जिला के प्रशासन ने 2 नए पोर्टल और ऐसे जारी किए हैं, जिसका अभी मैंने उसका लॉन्च किया है। सबसे पहला एक पोर्टल है जिसका नाम रखा है नमस्ते रोहतक। नमस्ते रोहतक के अंतर्गत जितनी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने के लिए अब किसी भी नागरिक को किसी कार्यालय में जाने की बजाय एक चैटबॉट है, उस चैटबॉट के ऊपर अपनी समस्या और उसके ऊपर वो लिख सकते हैं। नमस्ते की आवाज़ करेंगे और नमस्ते की आवाज़ करने के बाद वो चैटबॉट में उसका पहले पता पूछा जाएगा, उसका स्थान पूछा जाएगा, फिर उस समस्या का नाम पूछा जाएगा, विभाग पूछा जाएगा और उसको अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद समस्या का हल क्या हुआ, कब हुआ, उसकी जानकारी भी जो समस्या करता है, शिकायत करता है, उसको तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। और इसी प्रकार से एक दूसरा भी जो पोर्टल अभी बनाया गया है उसमें प्रशासन की पहल इस नाम से जिस भी व्यक्ति को कहीं वो कार्यालय में जाता है उसके साथ जो व्यवहार होता है, उस प्रशासन की पहल में एक बारकोड, एक QR कोड ऐसा वहाँ लगा होता है। उसको मोबाइल के ऊपर अगर वो उसका फोटो अपलोड करेगा तो उस QR कोड के माध्यम से उस कार्यालय के सारी जानकारियों का एक प्रपत्र वो खुलेगा और उसमें वो व्यक्ति उस कार्यालय में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं उनके बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी फीडबैक दे सकेगा। उसको अच्छा लगा है तो अच्छा लिखेगा, उसको कोई समस्या शिकायत है तो शिकायत भी लिखेगा, ताकि प्रशासन उसको सुधार कर सके, अगली बार उसको इस प्रकार की समस्याएं ना आए। क्योंकि प्रशासन एक अच्छा यानी चुस्त दुरुस्त दिखे जनता की, उसी में पहल है। जवाबदेही जो होती है वो प्रशासन की इसी बात में होती है कि जनता को प्रोएक्टिव होकर के उनको सहायता करें और प्रोएक्टिव होकर के जनता की समस्याओं का समाधान करें और समाज के लोगों को एक प्रकार से उनकी संतुष्टि ये बढ़नी चाहिए। तो एक प्रकार से संतुष्टि, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो लोगों में प्रशासन के बारे में विश्वास भी बढ़ेगा और समस्याओं का हल भी होगा। अच्छा सर, कांग्रेस खासकर राहुल गांधी से जो हार को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि वो अभी भी वोट चोरी को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है, कभी भी जनहित के कार्यों की उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा तो ये हो कि उनकी सरकारें अभी भी कुछ एक प्रदेशों में हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, यदि ध्यान दे करके उन प्रदेशों में भी कुछ अच्छी चीज़ को करके शासन के माध्यम से जनहित के कुछ कार्य करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करें और एग्जाम्पल प्रस्तुत करके जो उनको लोगों को बताएं कि देखो हम कैसा कर रहे हैं,
उन बातों के ध्यान नहीं है। ना कर्नाटक सरकार उनकी ठीक चल रही है, ना हिमाचल सरकार उनकी ठीक चल रही है। जहां वो हार जाते हैं उस हार को यानी खींच उसकी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं। अब जिस प्रकार से पहले वो वोटर लिस्ट का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं, SIR के खिलाफ बोलते हैं, और जब वोटर का शुद्धिकरण के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे तो वोट चोरी की बात करते हैं। हमारा कहना है कि जो वोटर की शुद्धि अब हम कर रहे हैं, NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल कराई है चुनाव आयोग को कह करके, उसका अर्थ ये है कि कोई वोट की चोरी न कर सके। अगर हम ही वोट की चोरी करते तो हम शुद्धिकरण क्यों कराते? हमारा आरोप है कि चोरी तो वो स्वयं कराते हैं, और उस चोरी के कारण से ही जहां कहीं हेराफेरी कर सरकारें बनाते रहे, जब हमको जानकारी मिली है कि इस प्रकार का वो काम करते हैं, तब हम शुद्धिकरण की तरफ आए। और आज जब शुद्धिकरण हो रहा है और वो उसमें से हार रहे हैं लगातार, तो चोरी को छुपाने के लिए जैसा कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार की उनकी एक स्थिति बनी हुई है कि हम ही पहले आगे बढ़ करके कोई ना कोई, जैसे ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, हम ही आरोप लगाना शुरू कर दें तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे होता है, इस प्रकार का करने का उनका हाल है। और वो अब इस हार को बचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से वोट चोरी की बात पहले करते थे, आज भी वोट चोरी की बात करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव चल रहा होता है उस समय तो किसी प्रकार की कोई उनको शिकायत नहीं दिखती है, वरना तो चुनाव के समय ही शिकायतों की जानकारी मिल जानी चाहिए। ये पहला चुनाव बिहार में है जब एक भी स्थान पर, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। इस प्रकार का यानी स्वच्छ और एक सुंदर व्यवस्था बिहार में चुनाव की देखने को मिली है। उस समय इनको किसी को ध्यान में नहीं आया। जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर ये टूट पड़ते हैं कि वोट चोरी हो। सर, जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, रेलों से, ट्रेनों से, बसों से भर के वहाँ भेजे, क्या उसका भी असर पड़ा? देखिए, कोई बांटे नहीं गए। कहीं भी जो जनहित की बातें होती है सरकारें करती हैं। आखिर हर प्रदेश में हो रही हैं। जब हर प्रदेश में हो रही है तो बिहार ने अपना एक फार्मूला दूसरा अपनाया कि भी बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा दे करके उनको इकट्ठा एक साथ 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 का मतलब उन परिवारों की जिनकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो उनके यहाँ रोजगार नहीं था, जो गरीब परिवार हैं, उनको एक सहायता एक मुश्त करके महीने महीने देने के बजाय उन्होंने एक मुश्त कर दिया। और एक मुश्त देने का उनका लाभ ये होता है कि वो लोग अपने किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, अपने किसी एक साथ जो कोई खर्च है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक जनहित के काम है, सब सरकारें करती है। तो और बिहार की सरकार ने किया, लेकिन चुनाव से एन वक्त कुछ समय पहले ही ऐसा करना किया जा सकता है। आखिर चुनाव से पहले करें बाद में करें, आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते। आचार संहिता से पहले पूरे 4.5 साल में कभी भी किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और दूसरा, जहां तक ये जो बात बार बार उठाई जाती है, छठ के त्योहार के अवसर पर इस बार हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया थी और रेलवे विभाग ने ट्रेन की व्यवस्था की थी और लगातार ट्रेन जाती रही हैं और ट्रेन में ही गए हैं, ट्रेन में ही आए हैं। उनकी डिमांड थी कि हमारे वोट वहाँ बने हुए हैं, हम लोग 12 की नौकरी करते हैं, हमको वोट डालने के लिए जाना चाहिए। लोकतंत्र की एक तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डलवाए जाए। इसमें प्रशासन सहायता करता ही है और प्रशासन ने अगर इस नाते से उनकी डिमांड पर सहायता की है, वोट डलवाने के लिए की है, किसी और स्वार्थ के लिए नहीं की है, ना स्वार्थ के लिए वो गए हैं। हम तो चाहते हैं देश और दुनिया के लोग जहां भी रहते हो, किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वहां से आना चाहिए। हम अपने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो वोट डालने के लिए विदेशों से आए। अब विदेशों से आए तो वोट डालने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में अपने अधिकार का ज्यादा से ज्यादा लोग उसका प्रयोग करें, ये प्राथमिकता हमारी है, ये चुनाव आयोग की भी है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि किसी स्वार्थ के कारण से वो गए हैं, वोट डालने के लिए गए, वोट डाल के वापस आ गए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश के चुनाव के लिए अलग रणनीति होती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अजय पार्टी बन गई है? देखिए, जब आपने एक शब्द प्रयोग किया रणनीति हमेशा रण को लड़ने के लिए एक नीति होती है और रण में लड़ने के लिए नीति हर बार कुछ भी हो सकती है। जो आवश्यकता जैसी महसूस होती है वैसी नीति हर पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी? आखिर हमको ये चुनावी जो एक द्वंद्व होता है, जो जनता को लोग तो भ्रमित करते हैं, हम भ्रमित नहीं करते हैं।
हम जनता के सामने सारी बातें रखते हैं, विपक्ष की जो कमियां कमजोरियां होती हैं वो लोगों को बताते हैं, और जनता की कोई तकलीफ होती है जो हमने हल की है, अच्छी बात है, जो हल नहीं हो पाई है उसके लिए हम घोषणा करते हैं, और घोषणा पत्र में हमारा जो संकल्प पत्र होता है उसमें आने वाले 5 वर्ष में हम क्या करेंगे, एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत हैरान होने की बात नहीं। एनडीए की जिस तरह 200 से- सीटें हैं सर, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा, सीएम नीतीश कुमार रहेंगे या बीजेपी का बनेगा, इस पे थोड़ा और लग रहा है देखिए, असमंजस। वैसे तो ये अधिकार वहाँ के विधायक दल को है। वहाँ का विधायक दल अब अपनी मीटिंग करेगा और जो जो सुझाव वहाँ आएंगे उनके ऊपर विचार करेगा, और उसके ऊपर जो कि कोई भारतीय जनता पार्टी अकेला नहीं है, एनडीए है, तो जो एनडीए की सारा एक व्यवस्था है उसमें बैठ करके विचार करके जो फाइनल करेंगे वही होगा। यहाँ किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। ये अगर मान लो कहीं कांग्रेस और गठबंधन का विषय होता, महागठबंधन का विषय होता, तो अभी तक सिर्फ फुटबॉल हो जाता, लेकिन ये भारतीय जनता लेकिन पार्टी- मोदी ने तो चुनाव में कहा, रैली में कहा, नीतीश ही सीएम बनेंगे क्या साहब। होगा, इसी में है महागठबंधन का, अब क्या होगा? देखिए, वैसे तो मोदी जी ने कह दिया है, और हमें मुझे जानकारी नहीं है कि क्या सूत्र है उनकी जानकारी के लिए, लेकिन महागठबंधन का कुछ हो ना हो, कांग्रेस के 2 फायदे जरूर होंगे।